हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्विज। वीकली करंट अफेयर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और डेली क्विज की जो हमारी सीरीज़ चल रही है पूरी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयुर्वेदा डे। सो आयुर्वेदा डे की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है धनतेरस वाले दिन। सो धनतेरस के दिन आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये स्टार्ट कब से हुआ था? 2016 से। सो यहाँ पे बेसिकली आयुर्वेदा डे जो है स्टार्ट किया था आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था मेडिसिन का, आयुर्वेद, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था आयुर्वेदा डे। और ये बेसिकली हर साल धनतेरस के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, आयुर्वेदा डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अक्टूबर एवरी ईयर। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि ये बेसिकली जो हिंदू कैलेंडर होता है अश्विन मंथ के 13th डे होता है अश्विन मंथ का, तो इस दिन धनतेरस होता है। तो हर साल धनतेरस वाले दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि 29 अक्टूबर को। तो ये इस हिसाब से होता है, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है, ना कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ये कभी भी अक्टूबर में भी आ सकता है, नवंबर में भी आ सकता है। तो 29 अक्टूबर यहाँ पे गलत डेट है, जो राइट होगा वो होगा धनतेरस का दिन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग आयुर्वेदा डे एवरी ईयर ऑन धन्वंतरी जयंती सिंस 2016। सो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट स्टार्ट किया है करना 2016 से। इस दिन धन्वंतरी जयंती, जिसे हम धनतेरस भी कहते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा था, आंसर होगा ओनली 2। सो बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये है मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ है? ये ईस्टर्न सतपुरा रेंज के पास है, ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज के पास है। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। सो अभी मैंने आपको बताया ये महाराष्ट्र में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, ईस्टर्न सतपुरा हिल रेंज में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है कहाँ? मध्य प्रदेश में। सो यहाँ पे करेक्ट पूछा था, ओनली 2 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप इज़ प्रिपेयर्ड बाय। सो सिविल रजिस्ट्रेशन ऐप की अगर हम बात करते हैं, मोबाइल ऐप है ये बेसिकली, और इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the primary purpose of the United Nations Relief and Work Agency? So यहाँ पे United Nations Relief and Work Agency जो है, इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? तो बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है ये असिस्ट करता है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को ये असिस्ट करता है, हेल्प करता है किसमें? एजुकेशन में, हेल्थ केयर हो गया, एडुकेशन हो गया, और सोशल सर्विसेज हो गई। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, ये होगा राइट आंसर, to assist Palestinian refugees with education, health care and social services. The next question is, Ballon d'Or is the flagship award in the sport of. So Ballon d'Or जो है ये क्या है? ये बेसिकली अवार्ड है, एक फ्लैगशिप अवार्ड है। ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, किस स्पोर्ट के लिए दिया जाता है? सो ये दिया जाता है फुटबॉल के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये कब से देना स्टार्ट किया है? ये बेसिकली 1956 से स्टार्ट किया गया है Ballon d'Or अवार्ड, और ये दिया जाता है किस फील्ड में? फुटबॉल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। सो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेड्स द EACPM। सो यहाँ पे अगर हम हेड की बात करते हैं, चेयरमैन जो होता है उसे अपॉइंट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन को, हेड को। ये बेसिकली RBI का गवर्नर नहीं होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। जो चेयरमैन होता है, जो हेड होता है एडवाइजरी काउंसिल का, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे 1 नहीं होगा। द सेकंड स्टेटमेंट है, द की फोकस एरिया ऑफ EACPM इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे
सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो की फोकस एरिया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, सो इसका मेन फोकस क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द प्राइमरी रोल ऑफ EACPM इज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एडवाइस ऑन इकोनॉमिक मैटर्स टू द प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारी। फोर्थ स्टेटमेंट है, द EACPM ऑफन वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद द नीति आयोग। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि एक जो है ESA इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है ये वर्क करती है नीति आयोग के साथ कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि इसका जो बेसिकली प्राइमरी रोल होता है ये प्रोवाइड करना होता है इंडिपेंडेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक मैटर्स में प्राइम मिनिस्टर को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट है कि फोकस एरिया होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन। और अगर बात हम करते हैं चेयरमैन की, चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो चेयरमैन होता है वो RBI का गवर्नर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, तो 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। आंसर होगा ऑल 3, आंसर होगा ओनली 3, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 थे तो एक गलत है, तो ओनली 3 होगा, ऑल 4 आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में प्राइमरी सोर्स फंड का क्या होता है। सो प्राइमरी सोर्स जो होता है फंड का वो क्या होता है, बैंक लोन्स एंड प्राइवेट इक्विटी। गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं हो सकता, पब्लिक डेट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो आंसर होगा करेक्ट पूछा है, ओनली 1 जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements are correct in respect of the Kaladan multimodal transport project? So Kaladan multimodal ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है अक्टूबर में बहुत रहा है, करंट अफेयर्स में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट्स ये देखते हैं आज कौन सी, आज क्या बात कर रहे हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। सो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इस प्रोजेक्ट का वो क्या है, कनेक्ट करना इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ थ्रू म्यांमार। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। देन सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, ओनली रोड ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट विद म्यांमार। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ ये पहले भी डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में हम ये कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, मैंने आपको बताया था ये रेलवेज के लिए है, वाटरवेज के लिए है, सी रूट्स के लिए है, ना कि सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, The Sittwe port in the Kaladan multimodal transit transport project serves as a key gateway for Indian trade with Southeast Asia. So यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, 1 and 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, 1 and 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट लाइकली टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनमें से कौन से फैक्टर जो है वो एनकरेज करता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, पॉलिसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होगा, हाई टैक्सेशन रेट्स नहीं होगा, हाई इंटरेस्ट रेट्स भी नहीं होगा, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पे जो होगा ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास ये राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंट्रीज दैट आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द आसियान। सो आसियान के साथ आसियान के कौन कौन से मेंबर्स हैं ये मैंने आपको ट्रिक के थ्रू लर्न भी कराया था, और आप लोग शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आसियान के जितने भी मेंबर्स हैं 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं आसियान में, और इसे आप एक ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो पहले हम आसियान के 10 मेंबर्स याद करते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि आसियान का मेंबर कौन सा नहीं है, नॉट द मेंबर। सो 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसे हम किस वर्ड से, किस सेंटेंस से याद कर सकते हैं, MBBS क्लिप टीवी। सो MBBS क्लिप टीवी जो है इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं पूरी 10 कंट्रीज़। सो M से अगर हम बात करें तो M से यहाँ पे होगा मलेशिया। B की अगर हम बात करते तो ये अगर हम देखें बर्मा जो है पुराना नाम है किसका, म्यांमार का, तो आप म्यांमार को B से याद कर सकते हैं, बर्मा और न्यू नेम जो है वो है म्यांमार, तो B से बर्मा। और ये सेकंड B जो होगा ये होगा ब्रूनी, S से होगा सिंगापुर, C कंबोडिया, L लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, T से यहाँ पे हमारा होगा थाईलैंड एंड V से होगा वियतनाम। सो MBBS क्लिप टीवी के थ्रू आप 10 मेंबर्स जो हैं आसियान के ये याद कर सकते हैं। M से हमारे पास है मलेशिया, B बर्मा या फिर म्यांमार, देन सेकंड B जो है उसका ब्रूनी, S से है सिंगापुर, C से कंबोडिया, L लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, T जो है थाईलैंड एंड V से वियतनाम। सो MBBS क्लिप टीवी के थ्रू आपको आसियान के मेंबर कंट्रीज जो याद कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। सो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो अभी हमने डिस्कस किया म्यांमार है
एंड ब्रूनी। सो इंडिया और चाइना जो है मेंबर नहीं है। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा था, जो आंसर होगा म्यांमार एंड ब्रूनी। सो यहाँ पे 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।